हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, जो इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन होता है उसका एस्टिमेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो है वैसे तो क्वेश्चन आता है एक बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, थोड़ा लेंदी होता है। ठीक, इस टाइप का देखो, जैसे जब नॉर्मली पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें क्या एस्टीमेट बनाने को आता है। इंटरनल वायरिंग का एक लेआउट आता है, जैसे ये है। ठीक, ये कोई, ठीक है, किसी वाट का इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान दिखाया गया। ठीक, तो इसका पूरा तुम्हें वायरिंग और पूरा इस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम बनाने को आता है, और इसका पूरा एस्टिमेशन निकालने को आता है कि कितनी कॉस्ट आएगी, क्या क्या सामान लगेगा। ठीक, इस तरीके से तो एक न्यूमेरिकल टाइप का होता है ये। ठीक, लेकिन इस अब जो है अब आपका एमसीक्यू जाएगा तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, इसमें जो है छोटे छोटे क्वेश्चन, इस चैप्टर से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन, रूल, और इसमें कुछ रूल्स वगैरह हैं। ठीक है, उनसे क्वेश्चन बनेंगे इस बार। ठीक, ये लंबे चौड़े, ये न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ये 2-2, 3-3 पेज के न्यूमेरिकल होते थे। ठीक है, 3-3, 4-4, तो ये न्यूमेरिकल तो आएंगे नहीं। अब इससे संबंधित कुछ नियम है, ठीक, वो नियम आएंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम, इसमें थोड़ा पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ नियम है उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो वही पूछे जाते हैं तुम्हारे कंपटीशन में भी, वही नियम पूछे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शब्द का अर्थ है किसी विशेष स्थान पर स्थापित इलेक्ट्रिकल वायरिंग और फिटिंग, अर्थात एक आवासीय भवन, एक वर्कशॉप, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आदि। ठीक है, इसमें स्थापित इलेक्ट्रिकल वायरिंग और फिटिंग, इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। ठीक, विभिन्न प्रकार की वायरिंग है जो प्रदान की जा सकती है। किसी विशेष प्रकार के आधार पर किसी विशेष प्रकार को पसंद, उपयोग और वित्तीय निहितार्थ और व्यक्तिगत प्राथमिकता, कुछ भी वायरिंग का प्रकार हो सकता है। ठीक, कोई भी इंसान किसी भी प्रकार की वायरिंग को पसंद कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग टू कॉस्ट। ठीक, कॉस्ट के अकॉर्डिंग पसंद कर सकता है। ठीक, तो कई सारे इसके प्रकार हैं। ठीक है, किसी को भी पसंद कर सकता है इंसान। इंस्टॉलेशन कार्य इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 1956 के अनुसार होना चाहिए। इंटरनल निर्माण को योजना, डिजाइन, सिविल निर्माण स्टार्ट होने से पहले किया जाना चाहिए। ठीक, क्या है, जब हम किसी में वायरिंग हो रही है, किसी घर में या कहीं भी किसी कॉम्प्लेक्स में, तो उसका क्या, उसका डिज़ाइन स्टार्ट होने से पहले क्या, उसकी हम योजना, प्लान तैयार करना चाहिए। ठीक है, उसमें निर्माण होने से पहले उसका प्लान हमें तैयार कर लेना चाहिए कि ये हमारा प्लान है, यहाँ यहाँ वायरिंग होगी और इतनी इतनी कॉस्ट आएगी। ठीक, ताकि परिवर्तनों और संशोधनों पर व्यर्थ खर्च से बचा जा सके। ठीक है, पता चला हमने डिज़ाइन पहले कर दिया, फिर बाद में प्लान तैयार कर रहे हैं, तो हमें फिर तोड़ फोड़ करना पड़ रही है। ठीक, परिवर्तन करना पड़ रहा है, इसलिए पहले ही प्लान तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम निर्माण करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का लेआउट पहले से तैयार किया जाना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए भवन में भी आवश्यक प्रसाधन करने के लिए सिविल इंजीनियर को सौंप दिया जाना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं इंटरनल वायरिंग क्या होती है। सभी प्रकार के आवासीय, औद्योगिक एवं सार्वजनिक भवनों के लिए किए जाने वाला इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इंस्टॉलेशन, जिसके अंतर्गत लाइट, फैन, एग्जॉस्ट फैन, हीटर, कूलर आदि आवश्यक उपकरणों के लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट प्रस्तुत करने के लिए इंटरनल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसे इंटरनल वायरिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी घर में, किसी भी औद्योगिक भवन में या सार्वजनिक भवन में क्या होता है, जितने भी हमारे ये फ़ैन, कूलर, हीटर जो भी हमारे यूज़ हो रहे हैं, इनके लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल पॉइंटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिससे हम इंटरनल इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहते हैं। इस प्रकार की वायरिंग व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कुछ मूल बातें निम्नवत हैं। ठीक, इसके कुछ नियम हैं। ठीक, इन नियमों को बहुत हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक, कि क्या कह रहे हैं ये नियम। ठीक है, ये नियम तुम्हें याद होंगे, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तुम अभी तैयारी करोगे जेई वगैरह की, उसमें ये बहुत पूछे जाते हैं, ये नियम ही पूछे जाते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। और तुम्हारा जो अभी एमसीक्यूज़ आएंगे ना, इस बार एमसीक्यूज़ वाला पेपर आएगा, तो उसमें ये बहुत काम आएंगे, उसमें यही आएंगे। ठीक, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो वायरिंग के सामान्य नियम, जनरल रूल्स ऑफ वायरिंग। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या
निम्न नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक, तो पहला हम देखेंगे एनर्जी मीटर, मेन स्विच और स्विच डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित नियम। पहला नियम हम कौन सा देखेंगे? एनर्जी मीटर, मेन स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित नियम। ठीक, के लिए एनर्जी मीटर, मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होता है उससे संबंधित नियम पढ़ेंगे। कंज्यूमर भवन में सप्लाई सोर्स व उस पर लगे एनर्जी मीटर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। कंज्यूमर भवन जो उपभोक्ता का घर है, हमारा जैसे घर है, ठीक है, इसमें सप्लाई सोर्स व उस पर लगे एनर्जी मीटर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि स्थान सुरक्षित व धूप, वर्षा आदि के प्रभाव से मुक्त हो। ठीक है, ऐसी जगह हमारा एनर्जी मीटर होना चाहिए जहाँ पर वह धूप, वर्षा आदि से सुरक्षित हो तथा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर वहाँ किसी भी समय आवश्यकता पूर्वक पहुँच सके। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर जो है वहाँ पे आसानी से पहुँच सके। ठीक, ऐसी जगह पे वो होना चाहिए। ठीक है, और सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। नंबर 2 है कंज्यूमर परिसर में एनर्जी मीटर इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए कि उसकी रीडिंग सफलतापूर्वक ली जा सके। यह ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है। ठीक है, कंज्यूमर परिसर में मतलब हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर लगा है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? हमारी ज़मीन से 1.5 मीटर। ठीक, 1.5 मीटर होती है ये ऊंचाई लगभग। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए कि एनर्जी मीटर की ऊंचाई कितनी होती है। प्रत्येक परिसर में कंज्यूमर परिसर से प्राप्त इलेक्ट्रिकल सोर्स पर लगे एनर्जी मीटर के तुरंत बाहर सप्लाई को काटने व जोड़ने के लिए लिंक स्विच व फ्यूज यूनिट लगी होनी चाहिए। ठीक, प्रत्येक परिसर में जैसे हमारे घरों में या कहीं भी जहाँ सप्लाई दी जा रही है वहाँ पर परिसर में प्राप्त इलेक्ट्रिकल सोर्स पर लगे एनर्जी मीटर के तुरंत बाद हमारा जो कंडक्टर वायर है, जो हमने कनेक्शन वायर लिया है जिसको सर्विस मेन्स बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ वो हमारा क्या है एनर्जी मीटर से कनेक्ट होता है। फिर एनर्जी मीटर के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? सप्लाई को काटने व जोड़ने के लिए लिंक स्विच तथा फ्यूज यूनिट लगे होने चाहिए। वहाँ फ्यूज होना चाहिए। क्यों? ताकि अगर कोई फॉल्ट वगैरह आ जाए तो वह फ्यूज हमारी जो घर की बिजली है वहाँ उसको हमारे घर को आइसोलेट कर दे, उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दे। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दे। ठीक, ताकि हमारे घर में लगे हुए इक्विपमेंट सुरक्षित रह सकें। ठीक है, इसके लिए मेन स्विच यूनिट उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, इसके लिए मेन स्विच फ्यूज यूनिट उपयोग में लाई जाती है। सिंगल फेज सर्किट में लगने वाली स्विच फीड यूनिट में फेज वायर पर फ्यूज यूनिट तथा न्यूट्रल वायर पर न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है। ठीक है, सिंगल फेज में क्या होता है? सिंगल फेज सर्किट में फ्यूज यूनिट में स्विच फ्यूज यूनिट में फेज वायर पर फ्यूज यूनिट तथा न्यूट्रल वायर पर न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है। जबकि 3 फेज सर्किट में TP NIC स्विच फ्यूज यूनिट लगाई जाती है। ठीक है, ठीक, चौथा है परिसर के इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नियम अनुसार। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट के नियम के अनुसार सर्किटों में विभक्त होने चाहिए। ठीक है, जो हमारा घर है या कोई भी परिसर है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट हैं वह क्या होना चाहिए? नियम अनुसार सर्किट में परिपथों में बटे हुए होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। ठीक, ठीक है, जितने भी हमारे पॉइंट हैं वह सर्किटों में बटे होने चाहिए नियम के अनुसार, जो नियम बताता है। तथा प्रत्येक सर्किट में फेज वायर पर एक फ्यूज यूनिट होनी चाहिए। ठीक, प्रत्येक सर्किट में फेज वायर पर एक फ्यूज यूनिट होनी चाहिए ताकि कहीं फॉल्ट आ गया तो हमारे घर को वो डिस्कनेक्ट कर दे। ठीक, फ्यूज जो है अलग कर दे हमारे फॉल्टी सर्किट को हमारे घर के सर्किट से। ठीक, ताकि हमारे इक्विपमेंट, फ्रिज, टीवी वगैरह ये सब सुरक्षित रह सके। ठीक, इसके लिए मेन स्विच के तुरंत बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड प्रयुक्त किया जाना चाहिए। ठीक, मेन स्विच के तुरंत बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड प्रयुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये एनर्जी मीटर, मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए तथा उसे ढक्कनदार बक्से के अंदर होना चाहिए। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, तथा उसको क्या ढक्कनदार बक्से के अंदर होना चाहिए वो, ठीक है, ताकि हम बक्से को बंद कर दें। छठा क्या है, दूर स्थित भवन कक्षों के लिए आवश्यकता अनुसार सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर क्या है, मान लो हमारा एनर्जी मीटर ऐसी जगह लगा है कि हमारा घर में हमारा क्या है, जहाँ पे हमें अंदर सप्लाई देनी है वो बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, तो क्या वहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी जगहों पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम। ये हमने पढ़े थे एनर्जी मीटर, मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित नियम। अब पढ़ेंगे हम सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम, ठीक है। सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम। पहला इसमें परिसर में लाइट व फैन सर्किट एक ही होता है, ठीक। लाइट और फैन सर्किट एक ही होता है, परंतु पावर सर्किट अलग होना चाहिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसमें तो केवल 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और हमारा एनर्जी मीटर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। परिसर में लाइट और फैन का सर्किट एक ही होता है, लेकिन पावर सर्किट अलग होना चाहिए, ठीक। लाइट व फैन सर्किट में लाइट पॉइंट फैन, ठीक है, लाइट व फैन सर्किट में लाइट पॉइंट फैन व 5 एम्पियर के सॉकेट आदि कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये कह रहा है लाइट और फैन सर्किट में लाइट पॉइंट, जो पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं लाइट पॉइंट बोलते हैं उन्हें, ठीक है। लाइट और फैन सर्किट जो है उसमें लाइट पॉइंट जो है फैन, 5 एम्पियर की सॉकेट और हमारी लाइट आदि जितनी भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो हम वहाँ पे क्या 5 एम्पियर का सॉकेट, लाइट, फैन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो अगर जितने भी यूज़ कर रहे हैं तो कुल मिला के हमारे 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। मतलब जो स्विच होते हैं ना, स्विच जो फैन को ऑन करने के लिए और ऑफ़ करने के लिए, ठीक है, तो वह हमारे क्या होना चाहिए, टोटल मिला के लाइट को ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए, और सॉकेट होता है 5 एम्पियर का, ठीक, चार्जिंग वार्जिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो टोटल पॉइंट हमारे कुल कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 10 पॉइंट होने चाहिए, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही एक सर्किट में लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारा लाइट और जो फैन वाला जो सर्किट है, ठीक, लाइट और फैन वाला सर्किट है, उसमें टोटल पॉइंट जो हैं वह 10 होने चाहिए। सारे पॉइंटों को मिलाकर, फैन, लाइट और सॉकेट 5 एम्पियर के सॉकेट को मिलाकर, 5 एम्पियर का सॉकेट जो है लाइट और फैन वाले सर्किट में यूज़ होता है, ठीक। इस सर्किट में जो है टोटल पॉइंट 10 होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, और टोटल जो लोड है उस पर वह 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई, 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट, पावर सर्किट में एक सर्किट पर लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। जो पावर सर्किट है वो अलग होता है लाइट और फैन वाले सर्किट है, ठीक। तो इसमें क्या है, एक सर्किट पर, एक पावर सर्किट पर 3000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। साथ ही पावर सर्किट में 15 एम्पियर कैपेसिटी के 2 सॉकेट से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। वहाँ पे क्या 15 एम्पियर के 15 एम्पियर के सॉकेट सहित मैक्सिमम पॉइंट कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वहाँ पे लोड कितने होना चाहिए, 300 वाट, पावर सर्किट की बात हो रही है, और मैक्सिमम पॉइंट कितने होने चाहिए, 15 एम्पियर के सॉकेट को मिलाकर, चाहे 2 15 एम्पियर के सॉकेट लगा दो, तो मैक्सिमम पॉइंट केवल 2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। पावर सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको सबको याद रखना। प्रत्येक भवन में लाइट के लिए यथासंभव 2 सर्किट होने चाहिए, ठीक। लाइट के लिए यथासंभव 2 सर्किट होना चाहिए प्रत्येक भवन में। सर्किट व्यवस्था ऐसी हो कि भविष्य विस्तार के लिए कम से कम एक सर्किट की अतिरिक्त व्यवस्था की जा सके, ठीक। सर्किट व्यवस्था हमारी ऐसी हो कि आगे मान लो हमें विस्तार करना है उसको, ठीक है, उसका हमें विस्तार करना है, और हमारा कनेक्शन क्या, और हमने मान लो एक रूम और बनवा लिया, उसमें हमें और देना है सप्लाई, तो हमारी क्या है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम एक सर्किट अतिरिक्त व्यवस्थित की जा सके, ठीक है, एक सर्किट की अतिरिक्त व्यवस्था की जा सके, ठीक। तो ये हमारे क्या थे, सर्किट व्यवस्था से संबंधित नियम, ठीक है। तो इन सबको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरीके से याद करना है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वायरिंग से संबंधित नियम। कुछ वायरिंग से संबंधित नियम है यहाँ पे, इनको पढ़ेंगे हम, ठीक है। वायरिंग व्यवस्था से संबंधित नियम, ठीक। पहला है इसमें, गुल्ली या प्लग की व्यवस्था के लिए उसका मोटा भाग दीवार के अंदर की ओर तथा पतला भाग बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक। गुल्लियों के बीच अंतराल 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक रखा जाना चाहिए, ठीक है, ठीक। गुल्ली या प्लग की व्यवस्था के लिए उसका मोटा भाग दीवार के अंदर और पतला भाग बाहर की तरफ हो, और उनके बीच जो अंतराल होगा वो 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर रखा जाना चाहिए, ठीक है। वायरिंग का क्षैतिज रन जो होता है इस तरीके से जो चलता है, मान लो ये हमारी दीवार है, ठीक, ये हमारी दीवार है मान लो, ठीक है, ये पूरी हमने मान ली दीवार है, ठीक है। तो जो ऐसे चलती है वायरिंग, ये इस तरीके, यहाँ पे ये क्षैतिज रन होती है, और ऊपर से छत से नीचे की ओर चलती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, ये क्या होती है हमारी ऊर्ध्वाधर रन, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल रन। तो वायरिंग का क्षैतिज रन 4 मीटर तक की सीलिंग ऊंचाई पर 4 मीटर तक की सीलिंग ऊंचाई पर सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखा जाना चाहिए, ठीक है। ये कहना चाह रहा है जैसे ये दीवार है, ठीक, ये हमारी छत है, ठीक, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, वायरिंग का क्षैतिज रन 4 मीटर तक की सीलिंग ऊंचाई पर, 4 मीटर की सीलिंग है, ठीक। तो हमारा क्या है, जो क्षैतिज रन है वो इस छत से कितना होना चाहिए, 0.5 मीटर नीचे रखा जाना चाहिए। ये क्षैतिज, ये हमारा मान लो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली जो होती है ये क्षैतिज रन कहलाती है, ऐसे चलती है। तो ये नीचे छत से कितनी नीचाई पर रखी जानी चाहिए, 0.5 मीटर, और जो इस तरीके से चलती है ऊपर से नीचे की ओर ये वायरिंग, ये कहलाती है हमारी ऊर्ध्वाधर रन, ठीक है, वर्टिकल रन, ठीक है। तो ये क्षैतिज रन कितनी होनी चाहिए, सीलिंग से इसकी नीचाई कितनी होनी चाहिए, 0.5 मीटर नीचे रखा जाना चाहिए, तथा अधिक ऊंचाई वाले सीलिंग के लिए फर्श से क्षैतिज रन की ऊंचाई 3.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर 4 मीटर से अधिक है सीलिंग की ऊंचाई, ठीक है, ठीक है, तब क्या हो रहा है, तब फर्श से क्षैतिज रन की ऊंचाई, अब क्या है, ये फर्श है मान लो, और ये जो छत है इसकी ऊंचाई हमारी क्या है, 4 मीटर से अधिक है, तब इस फर्श से इस क्षैतिज रन की दूरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3.5 मीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद थर्ड नियम क्या है, वायरिंग समानता सीलिंग के निकट दीवार से दूसरी ओर पास की जानी चाहिए। यहाँ लाइन वायरों को पोर्सिलिन पाइप या कंड्यूट द्वारा ले जाया जाना चाहिए, ठीक है। क्या वायरिंग समानता सीलिंग के निकट दीवार से दूसरी ओर पास की जानी चाहिए, ठीक, ठीक है। यहाँ लाइन वायरों को पोर्सिलिन पाइप या कंड्यूट द्वारा ले जाना चाहिए। वायर क्या होना चाहिए, उसके अंदर से ले जाना चाहिए, पोर्सिलिन पाइप या कंड्यूट द्वारा, ठीक है, ऐसी नहीं है। सर्किट के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कंडक्टर की माप ऐसी होनी चाहिए कि वह सर्किट की करंट को सुरक्षापूर्वक वहन कर सके, ठीक है। कंडक्टर की माप ऐसी होनी चाहिए, जो वायरिंग के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, जो कंडक्टर उसकी माप ऐसी होनी चाहिए कि वो सुरक्षापूर्वक करंट को वहन कर सके, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि पता ज़्यादा करंट फ्लो हो गई तो वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट, वो ख़राब हो गया, ठीक है, जल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। लाइट फैन सर्किट के लिए 1.5 mm² तथा पावर सर्किट के लिए 2.5 mm² से कम माप का कंडक्टर वायर उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पे बताया कि ऐसी होना चाहिए कि वे सुरक्षापूर्वक करंट को वहन कर सके, फिर यहाँ बता दिया गया कि कितना होना चाहिए माप उसकी। तो ये कह रहा है लाइट और फैन वाला जो सर्किट होता है, जिसमें मैक्सिमम 10 पॉइंट होते हैं और 800 वाट का लोड होता है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसका एरिया कितना होना चाहिए, 1.5 mm², ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम है 1.5 mm²। और पावर सर्किट के लिए जो यूज़ करेंगे उसका मिनिमम 2.5 mm² एरिया होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, वायरिंग क्लिपों की परस्पर दूरी हॉरिजॉन्टल रन में
10 सेंटीमीटर तथा वर्टिकल रन में 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए। ठीक है, जो वायरिंग क्लिप लगाते हैं हम, उनकी जो मान लो ये वायरिंग है, ठीक, तो यहाँ क्लिप लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो जो 2 क्लिप हैं, जो इनकी दूरी क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल रन में 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और वर्टिकल रन में ये 2 क्लिप हैं, इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए। ठीक है, ठीक। परिसर के सभी उपकरणों के मेटल पार्ट प्रभावी रूप से अर्थेड होना चाहिए। ठीक है, परिसर में जितने भी मेटल पार्ट हैं उपकरणों के, उन सब के होने चाहिए, सबकी अर्थिंग हुई होनी चाहिए। कंड्यूट वायरिंग की स्थिति में कंड्यूट यांत्रिक व इलेक्ट्रिसिटी सतत होनी चाहिए। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग की स्थिति में कंड्यूट यांत्रिक व इलेक्ट्रिसिटी सतत होनी चाहिए। कंड्यूट भली भांति अर्थेड होनी चाहिए। ठीक, कंड्यूट के अंदर केबल पर ज्वाइंट नहीं दिया जाना चाहिए। कंड्यूट के अंदर जो केबल है उस पर ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता चला ज्वाइंट खुल गया हल्का सा और वहाँ पे कंड्यूट से टच हो गया और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, तो उसके अंदर ज्वाइंट नहीं देना चाहिए। पता चला ज्वाइंट खुल गया, फिर हमें देख रहे हैं कहाँ हमारा फॉल्ट आया। ठीक, तो कंड्यूट के अंदर केबलों पर ज्वाइंट नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट, फैन, स्विच और स्विच बोर्ड संबंधित नियम ये कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इन सबको ध्यान से पढ़ लेना, इन्हीं में से MCQs बनेंगे और मैं इनके MCQs भी करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।